नाउ इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ओके। तो अब जो एक्सेप्शंस हैं उनको समझते हैं कि इन द फॉलोइंग केसेस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable। जैसे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है, if the party whose consent was caused by silence which amounting to fraud had the means of discovering the truth with ordinary diligence। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू कराने की कोशिश करी है और वो झूठ बोला नहीं है, मतलब कोई सच छुपाने वाली सिचुएशन है, तो वहां पर अगर मेरे पास थोड़ी सी भी समझ हो और मैं उसको लगाऊं तो मुझे वो झूठ आराम से दिख जाए, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन मैंने ही दिमाग नहीं लगाया, मैंने ही अपनी डिलीजेंस नहीं लगाई, तो मैं बाद में सामने वाले के ऊपर फ्रॉड का केस नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल समझते हैं फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, डाउट है। जैसे मान लीजिए आप मिस्टर ए हैं, उन्होंने मुझे धोखे से ये बोला कि भाई उनकी फैक्ट्री पे 500 टन ऑफ इंडिगो बनते हैं एनुअली, ठीक है। और मैं वहां पर एग्जामिन भी करने गई फैक्ट्री, और मुझे पता भी चला, दिख भी रहा है सामने कि यहाँ पर 400 से ऊपर तो कभी बन ही नहीं सकता, मुझे सामने दिख रहा है। In spite of that, I buy that factory. So, can I later on avoid the contract stating that it was fraud? Answer is no. Because though the consent was caused by silence, which amounted to fraud, whether it was expressly told also, then also, and even if it was hidden, not asked by me, not told by the other party, amounting to silence, either ways. Since I had the means of discovering the truth with ordinary diligence, the contract is not voidable. Is this clear? यस मैम। Second one is fraud which did not cause the consent of the party. That means when I am entering into a contract, but the fraud was not the main purpose, was not the main reason for which I entered into contract. That is basically I am entering into a contract in absence of the knowledge also. मुझे पता भी नहीं कि उसमें कोई झूठ है, और मैंने तो वैसे ही करना था, वैसे भी करना था। तो उस केस में बाद में फ्रॉड के बेस पर उसको अवॉइड नहीं कर सकती। इसमें एक चीज आप छोटी सी लिख सकते हैं, यहीं पर थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एक बार लिख लीजिए। when before the contract is avoided when before the contract is avoided, the interests of the third party intervene, provided the interest of third parties are required for value and the parties have acted bona fide। इसका मतलब यह है कि फ्रॉड हुआ, फ्रॉड के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट करने वाला उसको अवॉइड कर सकता है, लेकिन उसके अवॉइड करने से पहले ही कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट आ गया, वो भी ऐसा इंटरेस्ट जो उसने पैसे से खरीदा हो या जो उसने गुड फेथ में इनकर करा हो, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जो मैंने अभी 10 केजीज वाली बात करी कि मान लीजिए मैंने एक ऐसी जमीन खरीदी जिसपे लेटर से मैं उसको क्विंटल्स में कन्वर्ट कर रही हूँ, मान लीजिए एक ऐसी लैंड परचेज करी जिसपे 10 क्विंटल्स ऑफ व्हीट से ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे फ्रॉडुलेंटली ये बताया गया कि इसमें तो 50 केजी की, 50 क्विंटल्स की मतलब एनुअल प्रोडक्शन हो सकती है। मैंने उसको परचेज करा, लेकिन लेटर ऑन ये रियलाइज करा कि ये फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट थी, और मे बी ऐसा कुछ था कि जो मैं एग्जामिन करके भी नहीं पता कर सकती थी, मे बी इट वॉज अ प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी बेस्ड थिंग। तो मैं मान लीजिए एग्जामिन नहीं कर पाती थी, तो मतलब ये क्लियर कट फ्रॉड का केस बन रहा है। नाउ आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस कॉन्ट्रैक्ट, but before I wish to avoid, or before I actually exercise my option of making it, turning it into void, this this land changes hands। मान लीजिए जमीन जो है मैं ऑलरेडी किसी को बेच चुकी हूँ, मतलब कि बिफोर मैं ये सच
से वाकिफ हूँ और इस सच के जो फ्रॉड है उसके बेसिस पर इसको अवॉइड करना चाहूँ, थर्ड पार्टी का इसमें इंटरेस्ट आ गया है, तो और वो भी उसने फॉर कंसिडरेशन एक्वायर करा है, तो अब मैं इस लैंड को आगे जो है जो है वापस से उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकती। दैट मीन्स अगर थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट बीच में इंटरवीन कर रहे हैं और उन्होंने उसको बोनाफाइड एक्वायर करा है, तो कॉन्ट्रैक्ट को हम फ्रॉड के बेसिस पर अवॉइड नहीं कर सकते। एक और पॉइंट इसमें आप लिख लीजिए, व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड, ये मिसरिप्रेजेंटेशन में भी रूल लगेंगे, जो मैं आपको दोनों लिखवा रही हूँ दोनों में लगेंगे, ठीक है। हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड, रादर अगर मैं बहुत क्लियर बोलूं तो ये कोर्जन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन सभी में लग जाते हैं, ठीक है। रिपीट कर रही हूँ मैं लाइन, वेर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड Yes, ma'am. बाय फ्रॉड कैन नॉट बी पुट इन द पोजिशन in which he would have been if the representation had been true. Ma'am, in which he would Have been have if the been. representation, if the representation had been true. सो बेसिकली अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करके भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंच सकती हूँ, तो फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करने का यहाँ पर कोई स्कोप नहीं मिलेगा, और इन दैट केस आई विल नॉट बी एंटाइटल्ड ऑल्सो टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने झूठ बोल के किसी गलत डॉक्टर के पास भेज दिया, डेथ ही हो गई है, तो जब डेथ ही हो गई है तो अवॉइड करके भी लाइफ तो रिस्टोर होगी नहीं, तो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेड अवॉइडेबल। उस केस में वो रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो डैमेजेस होंगे वही लगेंगे, ठीक है जी। अब मैं मिसरिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, और इसका मेरा पर्पस यही है कि एक बार हम मिसरिप्रेजेंटेशन को भी कर लेते हैं, फ्रॉड को तो आप ये डिफरेंसेस पढ़ सकते हो, और इससे रिलेटेड जो हमारे कंबाइंड केसेस है ना, वो और मिस्टेक मैं कल वाली क्लास में कवर कराऊंगी, और थोड़े से केस लॉस भी दोनों के लिखवाऊंगी, ठीक है। अब फटाफट से मिसरिप्रेजेंटेशन को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एक तो सेक्शन ध्यान रखना है, सेक्शन 18 है, और मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन थोड़ी लंबी है, तो कोशिश कीजिएगा वर्बेटिम उसको लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार क्या ये 1 2 3 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं जो आपको दिख रहे हैं सेक्शन 18 के। Yes, ma'am. According to Section 18, there is misrepresentation. First statement of fact, which of false would constitute misrepresentation if the maker believes it to be true, but which is not justified by the information he possesses. Second, when there is breach of duty by a person without any intention to deceive, which brings an advantage to him. Third, when a party causes, even though done innocently, the other party to the agreement to make a mistake as to the subject matter. राइट, सो बेसिकली यहाँ पर इफ फॉल्स था, ये इन्होंने मिसप्रिंट है कि एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट अगेन नॉट ऑफ ओपिनियन, जो कि वैसे अगर झूठ होती तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन होती, लेकिन इफ द मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन, यानी कि बोलने वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि बोलने वाला जो है उसको खुद ही नहीं पता कि स्टेटमेंट गलत है या सही है, पर अगर वो गलत है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। उसके पास फिलहाल ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उसको सच प्रूव करने की भी नहीं है, ना ही झूठ प्रूव करने की। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने जनरली एक स्टेटमेंट दे दी कि हाँ इस पे सब कुछ हो जाएगा, अरे ये तो ये इतना परफॉर्म करती है गाड़ी की, इतनी माइलेज है, सो आई जस्ट मेड अ स्टेटमेंट, बट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, तब भी मिसरिप्रेजेंटेशन होगा जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रही है बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव विच ब्रिंग्स एन एडवांटेज टू हिम, मतलब कि मैं अपना कोई काम नहीं कर रही हूँ जिससे मुझे फायदा हो रहा है, आपको मेरे को नुकसान पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं, मेरे को फायदा हो रहा है बस, तो यहां पर भी मिसरिप्रेजेंटेशन है। और तीसरा, व्हेन अ पार्टी कॉजेज इवन दो डन इनोसेंटली, मतलब कि सामने वाली को मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, जो मेन सब्जेक्ट मैटर था उससे रिलेटेड किसी गलत फहमी में उलझा दिया, जिस चाहे इनोसेंटली करा, तो वहां पर क्योंकि मेरा इनफैक्ट रादर इनोसेंटली करने की वजह से ही मिसरिप्रेजेंटेशन आया। इसको एक बार बहुत अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल 26 देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ए ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है बी को कि मैं सी को डायरेक्टर बनाऊंगा कंपनी का,
ए ने जो स्टेटमेंट दी है ये अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से दी है। उसको कोई सी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसको इंफॉर्मेशन मिली थी एम से, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली थी, और उसने वो स्टेटमेंट आगे जाके बी को बोल दी। बी ने शेयर इसी फेज पे अप्लाई करे कि भाई यहाँ तो सी डायरेक्टर बनने वाला है, तो ये अच्छा कंपनी को ग्रो करवाएगा। अब ये स्टेटमेंट जो है ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैंने तो खुद ही ऐसे ही कहीं से सुनी सुनाई बात आपको आगे कर दी। मेरा ये कहीं से ऐसा नहीं था कि मुझे पूरे फैक्ट्स की नॉलेज है, मैं आपको इंटेंट टू डिसीव करना चाह रही हूँ, मैं आपको लॉस इनकर कराना चाह रही हूँ और अपने लिए कंड्यू एडवांटेज, कुछ भी नहीं। माई पर्पस वॉज जस्ट टू, ओके, इवन इफ माई ओन undue advantage was in my mind, deceiving somebody and causing loss to somebody ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स नोन टू बी ट्रू, ये तीनों चीजें वहां पर नहीं थी। इज दिस एग्जाम्पल 26 क्लियर? Yes, ma'am. सो पहला तो आपका एक मटेरियल फैक्ट की मिसरिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी हो सकती है। और तीसरा पॉइंट हो सकता है कि कोई भी एक्ट जो हमने इनोसेंटली करा, लेकिन सामने वाले को सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई धोखा हुआ जिस वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू करा। तो भी जो हमने धोखा देने की कोशिश करी, जो हमने इंटेंशन नहीं करा, दैट धोखा देना इज ऑल्सो नोन एज मिसरिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल 27 एंड 28। गिव देम अ क्विक रीडिंग ऑल दीज 27, 28, 29 एक ही साथ लेते हैं इनको। यू कैन जस्ट रीड देम ऑन योर Okay, ओन और एज यू विश, एक बार पढ़िए जरा। okay, ma'am. मैम हो गया। राइट। नाउ इन दिस केस एग्जाम्पल 27 क्या कह रहा है, कुछ समझ में आया इसमें? यस मैम, मैम बेसिकली ए ने बी को एक मोटर बाइक बेची, तो बी ने उससे पूछा कि इज द मोटर बाइक इन एक्सीलेंट कंडीशन। ए जिसको खुद नहीं पता था, उसने चेक नहीं किया, उसको सिर्फ इतना पता था कि हाँ वो एक्सीलेंट कंडीशन में है, तो उसने उसको बोल दिया। बाद में जाके पता चला कि मोटरसाइकिल में जो इंजन था वो डिफेक्टिव था। तो यहाँ राइट। पे जो ए की स्टेटमेंट है दैट इज नॉट फ्रॉड, इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि मोटरसाइकिल थोड़ी परफेक्टली। डिफेक्टिव है। और एग्जाम्पल 28 में जो मेयर सेल हुई, उसमें भी उसमें जेन्युइनली उसको लगा था कि मेयर साउंड है। लेकिन उसको क्यों लग रहा था, उसके पास उसका एविडेंस नहीं था। उसको जैसे कहता ना, मैं फीलिंग आ रही हूँ, फीलिंग का कोई रीजन नहीं था। लेकिन उस चक्कर में उसने बोल दिया कि हाँ मेयर बिल्कुल साउंड है, जबकि वो थी अनसाउंड माइंड की। तो यहाँ पर मिसरिप्रेजेंटेशन का केस लगेगा। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड में बेसिकली जो डैमेजेस का ही एक मेन डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जब आप इंटेंशनल किसी को डिसीव करते हैं तो उसमें डैमेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल 29 में ए ने खुद से एक आर्टिकल परचेज करी है, ये सोच कर कि ये 1000 है, जबकि वो थी 500 की। यहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ सेलर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो यूनिलेटरल मिस्टेक का एक पॉइंट आ जाता है कि जहां मुझे खुद से गलतफहमी हुई है। अब ये जो डिफरेंसेस हैं, ये आपको सारे पढ़ने हैं। मैं एक दो लाइंस आपको मिसरिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड अभी लिखवा रही हूँ। और जैसे मैंने कहा, मैं मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड के कम से कम चार चार केस कल आपको लिखवाऊंगी, तो आप एटलीस्ट मॉड्यूल का पूरा पढ़ के रखना। अभी मिसरिप्रेजेंटेशन की जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है ना, यहीं पर सेक्शन 18, यहीं पर आप दो लाइंस लिख लीजिए इसके बारे में मैं बोल रही हूँ। ओके मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ मैम। फॉल्स स्टेटमेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट which the person making it honestly believes it to be true, or which he does not know to be false, मैम और के बाद क्या है? or which he does not know to be false. Full stop. It also includes non disclosure
of material fact or facts without any intention to deceive the other party. In a misrepresentation, नीचे लिख लीजिएगा, in a misrepresentation, the aggrieved party can either avoid or rescind the contract, or accept the contract, but insist But insist that he shall be placed in the position in which he would have been if the representation made had been true. ये दोनों पॉइंट्स आप फ्रॉड में भी कर चुके हैं, यहां पे भी मैंने डाल दिए, 2 लाइंस और लिख लीजिएगा. However, the aggrieved party loses the right to rescind or avoid the contract for misrepresentation or fraud if he, after becoming aware of the misrepresentation or fraud, takes a benefit under the contract मैम मिसरिप्रेजेंटेशन के बाद क्या है? or fraud, takes a benefit under the contract or in any other way affirms it, Number 2, if a third party has acquired rights in the subject matter of the contract, मैम राइट्स के आगे in the subject matter of the contract, in good faith and for value, and third point, if a contract cannot be rescinded totally it cannot be rescinded at all. जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखवाया उसका एक एग्जाम्पल यस नोट कर लीजिए, ये फ्रॉड में भी काम आएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन में. एग्जाम्पल नोट कर लीजिए. A purchases goods from B by fraud and pawns them with C. मैंने आपसे गुड्स जो हैं धोखे से खरीदे हैं, कुछ
कोई भी धोखा किया होगा और आपसे गुड्स खरीद लिए, और अभी मैंने आज शायद आपको पैसे नहीं दिए इसलिए धोखा है, हो सकता है, या जो चेक दिया वो डिसऑनर करने के मूड में हूं। और अल्टीमेटली जो गुड्स मैंने आपसे खरीदे वो मैंने गिरवी रख दिए सी के पास। अब आपको पैसा नहीं मिलेंगे तो आप गुड्स वापस मांगेंगे, तो यही आगे लिखवा रही हूँ। बी कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द लर्निंग ऑफ द फ्रॉड and cannot recover the goods from C as long as C has acquired the rights in good faith and for value। यानी सी ने आपको कोई पैसे दिए होंगे उन गुड्स के बदले। लेट अस टेक दिस एग्जांपल वंस अगेन। मैंने आपसे धोखा करके कुछ गुड्स खरीद लिए, आपको पेमेंट नहीं दी, वो गुड्स मैंने आगे गिरवी रख दिए। अब गिरवी रखे होंगे तो उससे भी कुछ पैसे लिए होंगे। जिसके पास मैंने वो गुड्स गिरवी रखे हैं उसे नहीं मालूम कि मैंने आपके साथ धोखा दिया है, और उसने जो ट्रांजैक्शन थी वो मेरे साथ पूरी एग्जीक्यूट करी है बोनाफाइड फॉर कंसिडरेशन। आप अगर अपने गुड्स उनसे वापस लेना चाहते हो तो अभी आप नहीं ले सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी के इंटरवीन कर चुका है इंटरेस्ट। अब इस मैटर में आप अवॉइड नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन नॉट टेल मी कि भैया गुड्स मुझे वापस चाहिए और अपना चेक ले जाओ। यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज थर्ड पार्टीज राइट्स हैव ऑलरेडी इंटरवीन। In that case, other recourses are available. You can file a case and sue for other things. But avoiding a contract is now not no more possible. And if this is a situation which will arise even though you wish to resign, but before you could do that, the third party's rights have intervened. Okay? यस मैम। मैम जो आपने लास्ट में 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं वो इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन है ये क्या? बेसिकल मैंने जो लास्ट के 3 लिखवाए हैं वो तो जब आपका राइट टू रिसाइन लूज हो जाता है। जो कंसिक्वेंसेस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि या तो आप अवॉइड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है आपने जो मुझे दे दिया, लेकिन मुझको मेरी ओरिजिनल पोजीशन पे भी मतलब मुझे रिस्टोर करो। यानी जो तुमने स्टेटमेंट बिना सोचे समझे बोली थी और जो एक्चुअली सच नहीं निकली, वो अगर सच होती तो मैं जिस पोजीशन में होती मुझे उस पोजीशन पे रिस्टोर कर दो। ये कंसिक्वेंसेस होते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन में आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। और मिसरिप्रेजेंटेशन में जो रिसाइंड का जो राइट होता है वो भी कब कब आप लूज कर लेते हैं, मैंने उसके भी आपको 3 पॉइंट्स अभी लिखवाए हैं। इसमें पहला था कि आपको कोई बेनिफिट मिल चुका है, दूसरा था थर्ड पार्टी के राइट्स आ चुके हैं, और तीसरा अगर आप पूरी तरह से उसको रिसाइन नहीं कर सकते तो फिर रिसाइन नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे आपने ये लिखा यस ना मैम। बेनिफिट वाला, इसमें ये भी आ सकता है कि अगर आपने किस तरीके से उसको अफर्म कर दिया। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आपने मुझे एक लॉरी परचेज करने के लिए इंड्यूस करा, आपने बोला कि बहुत बढ़िया लॉरी है इसको खरीद लो। और जब मैंने उसको यूज करा तो मुझे पता चला कि ये लॉरी तो बहुत खराब है। तो मैंने आपको वापस देने की बात करी, भाई आपकी आपको मैंने बोला भाई आपने तो मुझे ऐसी लॉरी दे दी जो खराब सी, तो आपने कहा चलो ऐसा करो, अब तो सेल की ट्रांजैक्शन हो गई है, मैं एक काम करती हूँ उसको रिपेयर करा देती हूँ। तो मुझे लगा ठीक है, वो भी ठीक है। अब मैंने रिपेयर करवा दिया आपके कहने पे और पैसे आपने दे दिए। अगली बार जब मैं लेके गई लॉरी, वो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, पूरी तरह से खराब हो गई। अब मैं आपको वो चीज वापस देना चाहूंगी, तो अब आप नहीं भी लेते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ओरिजिनली जब मैंने रिपेयर आपसे करवा लिए तो मैंने इन अ वे मैंने अपने जो लॉ जो राइट टू रिसाइन था उसको लूज कर दिया, मैंने अफर्म कर दी ना ट्रांजैक्शन कि रिपेयर करवा लो। तो वो भी एक तरह से यहाँ पर लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसेशन के पॉइंट एक बन जाता है। अब ये जो डिफरेंसेस हैं इनको एक बार आप गो थ्रू कीजिए, एटलीस्ट फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वाला अभी गो थ्रू कर लीजिए ये वाला। आपको कोई भी लाइन में लग रहा है कि कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए, अदरवाइज आप इसको दोनों ऊपर और नीचे वाले को कल तक लर्न भी कर सकते हैं। पढ़िए। ओके मैम। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, डैमेजेस वाला जैसे मैंने बताया। मिसरिप्रेजेंटेशन में हम डैमेजेस बेसिकली, अगर आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई हम क्यों नहीं ले सकते, तो इसलिए क्योंकि सामने वाले की इंटेंशन मुझे लॉस की नहीं थी, मेरे को लॉस कॉज कराने की थी नहीं ना। तो जब मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा ही नहीं है तो आपके नुकसान को मैं क्यों बियर करूं। ये इसका रीजन होता है जो केसेस में डिसाइडेड है।
Okay, ma'am. Try explaining the last point to me once you've read. Ma'am, I didn't understand this one. लास्ट वन। Hmm. लास्ट वन में यह है कि जैसे हम ये कहते हैं कि फ्रॉड में, आप ये ध्यान से सुनिएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर मैंने कोई स्टेटमेंट बोली, हवा में ही बोल दिया, और सामने वाले को धोखा हुआ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई ये खुद चेक कर लेते तो इनको पता चल जाता। तो वहां पर मैं ये प्लीड कर सकती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बचाने के लिए मैं कह सकती हूँ भाई इनके पास मौका था, मैंने ऐसे बोल भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके पास मौका था एग्जामिन करने का। लेकिन फ्रॉड में, क्योंकि मैंने एक इंटेंशनल झूठ बोला है, उस केस में आपके पास मौका था या नहीं था, मेरी जो गलती है वो उससे कम नहीं होगी। यानी आप मुझसे उतने ही डैमेजेस ले सकते हो इन बोथ द केसेस। हाउएवर, हाउएवर, प्रैक्टिकली व्हाट द कोर्ट्स डू इज, दे विल डेफिनेटली सी कि आपने अपना लॉस खुद से कम करने की कितनी कोशिश करी। मतलब बिल्कुल ही आंख बंद करके आपने फेथ कर लिया, या आपने डिलीजेंस लगाई, बावजूद उसके फ्रॉड इतना बड़ा था कि कहीं वो दिख ही नहीं पाया। प्रैक्टिकली ये होता है, बट थ्योरेटिकली आपको यही ध्यान देना होता है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. इससे रिलेटेड मैं कल आपको एक कैनन्स वाला केस लिखवाऊंगी। आज के लिए भी इतना ही मैटर बहुत है, बिकॉज पहले हमें कंटेंट याद करना है, फिर उस कंटेंट की एप्लीकेशन को करना है। आज जो मेरे को एक्स्ट्रा लिखवाना था मैंने लिखवा दिया। कल मैं इन दोनों के जब केसेस कराऊंगी तो इसमें फ्रॉड वाला एक कैनन वाला केस भी आपको करवाऊंगी, जो वो भी आपके एग्जाम में आ चुका है। उसको थोड़ा चेंज करके उन्होंने दिया था, तो वो भी कर लेंगे। बेसिकली इस वाले में हमारा मिस्टेक बचा है, उसमें बायलेटरल मिस्टेक में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और फ्रॉड में से भी काफी आते हैं। तो एक बार आज आप लर्न कर लेना, और ये डिफरेंसेस भी आप लर्न करके रख सकते हो, ठीक है? आई थिंक 1.5 क्लास फॉर दिस चैप्टर, मतलब 1.5 आवर्स, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है? Yes, ma'am. अभी आपका ये जब तक कॉलेज है मैं इसी टाइम तक रखती हूँ, फिर जैसे जैसे आप बोलो थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दूंगी फिर, ठीक है? चलो अभी क्लोज कर। Yes. ठीक है बेटा। Thank you, ma'am. ओके।